हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जनोज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बात करूँ कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप सोल्व किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर, और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला चैप्टर आगे 2-3 लेक्चर्स और आएंगे इस चैप्टर के, और बिल्कुल जो लास्ट लेक्चर होगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। कंप्लीट एक लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो बात करेंगे अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर और जो आप अपने घर के अंदर देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होता है हीटिंग इफेक्ट, क्या होता है, देखो नाम से ही है ना, हीट का प्रोड्यूस होना किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट का प्रोड्यूस होना, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। कैसे, अब देखो मैं एप्लीकेशन पहले बता रहा हूँ, एप्लीकेशन से बाद में इस टॉपिक के ऊपर आता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फिर वो चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। आप देखते हैं घर के अंदर कि जब भी आप किसी चीज़ में से आप करंट पास करवाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। जैसे अब अगर मैं बात करूं कि बल्ब है, बल्ब जल रहा है, करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, जब आप टच करते हो बल्ब को, हाथ लगाते हो तो क्या कर रहा है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, गर्म हो रहा होता है बल्ब, है ना। ऐसे और भी जैसे आजकल मेन जो एग्जाम्पल यहाँ पर आता है वो ये कि चार्जर को जब आप देखो, फ़ोन चार्ज किया हुआ है, चार्जिंग पे लगाया हुआ है फ़ोन, तो अडोप्टर जो होता है गर्म हो जाता है, किस वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी आपने करंट पास करवाया हीट प्रोड्यूस हुई और क्या हुआ, वो गर्म हो गया है उसके हीटिंग इफेक्ट से, है ना। नेक्स्ट और भी देखते हैं अपन घर के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन जिससे अपन कपड़े प्रेस करते हैं अपने, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, करंट पास करवाते हैं, उसमें से हीट हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है ना। तो वो भी एक एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ऐसे घर के अंदर अपने पानी गर्म करने के लिए गीज़र का यूज़ करते हैं, तो गीज़र के अंदर जो इलेक्ट्रिक रोड लगी हुई है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो उस रोड में से करंट फ्लो होता है और वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और उस हीट से आप क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो। इलेक्ट्रिक रोड बकेट के अंदर लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, है ना। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, बकेट की जो रोड है वो क्या करती है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो हीट प्रोड्यूस करती है और उसी हीट से पानी गर्म होता है बकेट के अंदर। किचन के अंदर आ जाएं तो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं किचन के अंदर भी। माइक्रोवेव ओवन जो है अपने पास, वो भी क्या करता है, जैसे आप करंट स्विच ऑन करते हो खाना गर्म, किस वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। टोस्टर है ना, टोस्ट बना के खाते हो, किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो बहुत सारी अपने घर के अंदर ऐसी डिवाइसेस हैं, मोटर चलती है, मोटर गर्म हो जाती है, फैन चलता है या कोई और चीज़ पे, तो वो किस वजह से होती है मेरे भाई। बहुत सारी एप्लीकेशन है घर के अंदर ही जिनके अंदर क्या कर रहे हो आप, हीट प्रोड्यूस कर रहे हो और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हो और हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप डेफिनेशन यहाँ पे अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखोगे, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट through a conductor, then it produce heat. This effect of electric current is known as हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, इसी को आप क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। अब ये हीटिंग इफेक्ट आता क्यों है, क्यों हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको भी देखिए, ठीक है। कॉज ऑफ
हीट, क्या कारण रहता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो देखिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस कंडक्टर का मैकेनिज्म क्या है, इस कंडक्टर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, इस कंडक्टर के अंदर क्या मेटल्स के आयन भी हैं, ठीक है, मेटल आयन भी हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, उन मेटल आयन के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कोलिजन होगा। क्लियर है ये बात। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाँ जी, मूव करेंगे तो उनका क्या होगा, कोलिजन होगा यहाँ पर मेटल के आयंस के साथ, ठीक है। और जैसे ही कोलिजन होगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे इन मेटल आयंस के पास, और जैसे ही इन मेटल आयंस को एनर्जी मिलेगी ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, भागना काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। और जैसे ही वो आगे भागेंगे विद काइनेटिक एनर्जी, तो उनके पास जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर राइज कर देती है उस कंडक्टर का वो, ठीक है। और टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। फिर से इलेक्ट्रॉन मूव किए, कोलिजन हुआ मेटल आयन के साथ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन से उस मेटल आयन के पास, और जैसे ही इन मेटल आयन को एनर्जी मिली तो मूव करना शुरू किए। और जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, बॉडी गर्म होएगी तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा इनका, और जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो उसी को आप क्या बोलते हैं, हीट का प्रोड्यूस होना। क्लियर है ये बात। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, जितने ज़्यादा करंट आप पास करवाओगे यहाँ पर, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। कोलिजन होने का नाम सिंपल सा मतलब समझो आप, कोलिजन का मतलब रेजिस्टेंस, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस तो क्या होगा, करंट, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कॉज ऑफ हीट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनका कोलिजन होता है मेटल आयन के साथ, और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसके अंदर, मेटल आयन के अंदर। और वो मेटल आयन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं, और मूव करने के बाद वो क्या करते हैं, टेम्परेचर इस कंडक्टर का राइज कर देते हैं, और टेम्परेचर राइज होने का मतलब हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो कि यही कोज है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, लिख भी देते हैं, चलो ठीक है लिख देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव, या जब आप बोल सकते हो जब करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, या फिर आप करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, मेरे इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करते हैं, चार्ज कैरियर। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द कंडक्टर, then they collide with मेटल आयन, ठीक है, मेटल के आयंस के साथ क्या हुआ, उनका कोलिजन हुआ, एंड दे ट्रांसफर एनर्जी टू द मेटल आयन, ठीक है, एंड मेटल आयंस गेट एक्सेलरेटेड एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। हाँ जी, राइट कर लिया, ऊपर से मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, कर लिया राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटे आप। एक्सेलरेटेड and increase the temperature of the conductor, due to increase in temperature heat is produced, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, रेज कर दूं, ठीक है। एक छोटी सी डेरिवेशन इसकी क्या है, हीट का फॉर्मूला क्या बना, अगर अपने को हीट निकालनी है तो उसकी डेरिवेशन क्या रहेगी, ठीक है।
तो बिल्कुल सिंपल सा एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसको समझना, ठीक है। तो सपोज मैं ये एक बल्ब ले लेता हूँ, ठीक है। इधर क्या लगा दिया अपन ने, एमीटर, और ये एक बैटरी लगा दी, क्लियर है। स्विच लगा दिया और पैरेलल में क्या लगा देते हैं अपना, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, इसमें से आई करंट आप फ्लो करवा देते हैं। जैसे आई करंट फ्लो करवाओगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्लियर है। अब बल्ब क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ जी, फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी। समझ गए कि जब भी आप इसमें से करंट I फ्लो करवाओगे तो चार्जेस तो फ्लो करते हैं, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, और Q इज इक्वल टू क्या हो गया, आई टी, क्लियर है। अब जब ये चार्ज मूव करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, तभी तो क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन की आप ऑलरेडी यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VQ, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1। तो Q की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट कर दें अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, V, और Q की वैल्यू कितनी है, IT। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाती है, VIT, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है वो ये कि जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे किसी भी एप्लायंस को, किसी भी डिवाइस को, जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे उतना ही उसके अंदर वर्क डन होगा, और जितना ही वर्क डन होगा वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है बात। मान लो आपने एक बकेट के अंदर इलेक्ट्रिक रोड लगा दी और पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम आ रही है, आप बोलते हो लाइट डिम आ रही है आज, तो उसी बकेट के अंदर वर्क डन भी वो रोड के अंदर चार्ज कैरियर जो करें वर्क डन कम करेंगे, क्योंकि उसको एनर्जी कम मिल रही है और वो कम हीट प्रोड्यूस करेंगे। और वही बकेट पानी की 1.5 आवर के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर जाके पानी गर्म कर रही है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीट आ रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो वर्क डन भी उसमें रोड में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और उसी बकेट को ही, उसी बकेट के अंदर जो पानी है उसको गर्म करने के लिए अपने को हाफ एन आवर बहुत है, क्लियर है ये बात। 10 मिनट में भी हो सकता है, 20 मिनट में भी हो सकता है, जहाँ पे 1.5 घंटा लग रहा था पहले, अब 10-20 मिनट में ही काम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे उतना ही वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन होगा उतनी ही क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, क्लियर है। इसका मतलब एनर्जी, वर्क और हीट तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड टर्म्स हैं, इसीलिए तीनों का ऐसा यूनिट भी सेम है। वर्क का भी जूल, एनर्जी का भी जूल, और हीट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। तो जो वर्क डन की वैल्यू आई है वही किसकी वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू होगी, और वही हीट की वैल्यू होगी, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू अब बोल दें यहाँ पर कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, और वही इक्वल टू क्या होगा, हीट के, ठीक है। और वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, W, E और H इज इक्वल टू क्या होगा, VIT के, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो H निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, H इज इक्वल टू VIT, क्लियर है ये बात, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, अब अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल चुके अपन, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। राइट कर लिया बेटे आपने, ऊपर से इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और H की वैल्यू अपने पास क्या थी, VIT थी। ये V की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं H की वैल्यू में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, नाउ H इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर दो I इंटू R, ठीक है, और IT ऑलरेडी साथ में है, तो H इज इक्वल टू क्या बन गया, I स्क्वेयर RT,
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दैट रिलेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आगे मैं बताता भी हूँ इसको डिटेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 3। तो हीट निकालने का एक फॉर्मूला तो अपने पास ड्राइव हो गया, H इज इक्वल टू वी आई टी। एक ड्राइव कर दिया अपने H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब यही ओम्स लॉ से पहले मैंने V की वैल्यू इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू यहाँ पुट करी। यहीं से ही ओम्स लॉ से फिर मैं I की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ अपने पास क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू वी, हाँ जी, अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ अपने पास I की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। इसकी वैल्यू यहाँ पर I की जगह क्या पुट कर दोगे, V बाई आर इंटू टी। क्लियर है, ये था ना H इज इक्वल टू वी आई टी, तो मैंने V एज इट इज रखा, I की वैल्यू ओम्स लॉ से V बाई आर पुट कर दी और T एज इट इज है। क्लियर है ये बात। तो H निकालने का एक और फॉर्मूला ड्राइव होगा, कौन सा, V स्क्वायर टी बाई आर। ये इक्वेशन नंबर इसको मैं बोल देता हूँ 4। तो अपने पास H निकालने का, मैं इधर से इरेज कर रहा हूँ, लिख लो बेटे आप, ठीक है। H निकालने के अपने पास 3 फॉर्मूले ड्राइव हो गए। कौन कौन से, एक तो हो गया H इज इक्वल टू वी आई टी जो मेन फॉर्मूला है, एक हो गया आई स्क्वायर आर टी और एक हो गया V स्क्वायर टी बाय आर। तो ये 3 फॉर्मूले ड्राइव हो गए। अब बच्चे पूछते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बेटे डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल के ऊपर कि न्यूमेरिकल में अपने को क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आप एक मेन फॉर्मूला याद रखो, H इज इक्वल टू वी आई टी, ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट कर देंगे तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। ओम्स लॉ से I की वैल्यू पुट कर देंगे वी आई टी के अंदर ही, तो V स्क्वायर टी बाई आर फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है ये बात। ये शॉर्ट ट्रिक्स बन जाते हैं न्यूमेरिकल को सोल्व करने के। समझ में आई ये बात, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब मैंने बताया था कि इस रिलेशन को, आई स्क्वायर आर टी के इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या, डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अलग से इसको आपको करना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जो ये रिलेशन निकला है अपने पास, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी रिलेशन को तो अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, हाँ जी, नंबर 1, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही है ना, स्केयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भी जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होना। अब कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होएगी। क्लियर है ये बात। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, गर्मी बहुत लग रही है भी आज। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। अगर आपने बकेट के अंदर 10 मिनट के लिए रोड लगाई है तो उतना ही पानी गर्म करेगी वो। उसी रोड को आपने 1 घंटा तक कंटिन्यू रखा है तो पानी उबलने लग जाएगा, ज़्यादा गर्म होएगी, है ना। तो यही टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है हीट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर है ये बात। तो ये था अपने पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जब मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा किसके ऊपर,
जब मैंने बोला था कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा मैं आपके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लेके आएंगे पावर से रिलेटेड आप बात करने वाले हैं, ठीक है। पावर क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, सारी बातें करेंगे डिटेल के अंदर, और एक स्पेशल वीडियो बनेगी एनसीईआरटी के सोल्यूशन की। तो थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार करने के लिए, ऐसी सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हर लेक्चर के अंदर मैं बोलता हूँ, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।